हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। कैसे हो बेटा सब? बहुत बढ़िया, मज़े में होगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो मज़ा आ रहा है गाइस। पेपर सॉल्व हो रहे हैं, धड़ाधड़ पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, बट मेरी कोशिश रहेगी जितना ज़्यादा मैं आपको जल्दी पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँगा उतने जल्दी करूँगा। क्लियर? तो आज हम लोग पेपर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए, काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए कि सर पेपर नंबर 12 सॉल्व कर दो, बीच में वो रह गया है। तो बेटा आज हम लोग फटाफट पेपर नंबर 12 को देखते हैं। और अब कोशिश मेरी ये रहेगी गाइस, थोड़ी सी मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा बताते वक्त, ठीक है? बट ऐसा नहीं कि उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी पेपर सॉल्व कर चुके हैं। क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, बेटर है। और आप लोग मेरी मैराथन सीरीज भी देख सकते हैं गाइस। मैराथन सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। इसके अंदर मैं टॉपिक्स कवर करता जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ उसे देखें, और काफ़ी उससे आपको हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्लियर गाइस? ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम लोग उल्टा पेपर स्टार्ट करेंगे गाइस। मतलब सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? कभी यार उल्टा भी करना चाहिए ना, कभी उल्टा भी करना चाहिए भाई, ठीक है? मजा आता है। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन अपन को दिख रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कितने होगा भाई? NO2 प्लस होगा। NO2 प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा गाइस। SO3 भी होगा इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? आपको पता ही होगा, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं गाइस। क्लियर? SO3 कैसे? अब आपको अगर डाउट हो रहा है यहाँ पर कि SO3 कैसे है, तो सल्फर का वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मतलब रिसीव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। और तीसरा कौन सा होगा गाइस? और कौन सा होगा? मतलब CCl2 हो जाएगा। CCl2 इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल गाइस। क्लियर? बस और कोई नहीं होगा, तो तीन ही इसका आंसर आ जाएगा। तीन ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर? उसके हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर कंसिडर्ड एज नॉन वायबल पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पर देखो गाइस, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? नॉन वायबल का मतलब क्या होता है? नॉन वायबल, नॉन वायबल का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। क्या मीनिंग होता है नॉन वायबल का? मीनिंग नॉन लिविंग थिंग। तो हमें इसके अंदर से ऐसी चीज पिक करनी है जो नॉन लिविंग थिंग है। तो भाई फटाफट पिक कर लेते हैं। तो इसमें लिविंग वाली पहले मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि लिविंग वाली इसमें क्वांटिटीज कम है, नॉन लिविंग वाली ज़्यादा है। तो लिविंग कौन कौन सी होगी? फंजाई लिविंग होती है भाई। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी तरह जानते ही होंगे सारी चीज़ें। फंजाई लिविंग होती है गाइस। बैक्टीरिया लिविंग होता है, ये तो नॉन मेडिकल वाला को ही पता होगा, 10th तक तो पढ़ा ही है यार, ठीक है? एल्गी भी लिविंग होता है गाइस। और मोल्ड्स भी लिविंग होते हैं। क्लियर? तो चार हमारे क्या लिविंग है, बाकी सारे क्या नॉन लिविंग है, तो सब इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो लिख लेंगे भी। चलिए आगे दिया हुआ, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर। तो पहला दिया हुआ था पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। कार्बन reduces द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोक्साइड भी बिल्कुल करेगा। क्या सीन होता है यहाँ पर? आपको पता है सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, कि ये कार्बन सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को वाया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। आफ्टर दैट जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, वो कार्बन को बैक बॉन्ड कर देता है उस कार्बन के किस ऑर्बिटल में? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग भी कौन सा? एंटी बॉन्डिंग, अब नाम पूछ ले आपसे, कौन सा? पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में बैक बॉन्ड कर देता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है गाइस। तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं, इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग इफेक्ट। हमारा होता है सिनर्जिक इफेक्ट। तो इसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घट जाता है। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। इसने इनकरेक्ट वाली पूछी है गाइस, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा इसने पूछा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल एटम या आयन इज यूज्ड इन DsP2। अब देखो बेटा, DsP2 जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर DsP2 क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कि प्लेन के अंदर रहेगा, कि XY प्लेन के अंदर रहेगा। तो ऑब्वियसली बात, आप सोच के देखो यहाँ पर कि अगर मॉलिक्यूल XY प्लेन के अंदर है, तो फिर भैया इससे जेड एक्सिस तो इसमें आएगी ही नहीं। अगर नहीं आ रही तो फिर डी जेड स्क्वायर कैसे यूज हो जाएगा? इसका मतलब मेटल का वो वाला ऑर्बिटल यूज होगा जिसके लोग XY एक्सिस पर हो गए। तो देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें यूज हो रहा है। डी का कौन सा यूज होगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके अंदर क्या होगा? यूज होगा बेटा। क्लियर? इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो ये आ गया, एक स्टेटमेंट तो ये आ गया आंसर में जो गलत है। अगला इसने लिखा CN माइनस इज अ पाई एसिड लिगेंड गाइस। तो CN माइनस पाई एसिड लिगेंड होता है। तो पाई एसिड लिगेंड पहले तो मैं बताता हूँ आपको क्या होते हैं गाइस। पाई एसिड लिगेंड्स क्या होते हैं? जो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है? पाई एसिड लिगेंड क्या होते हैं गाइस? जो पाई एक्सेप्टर्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स,
जो पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। भाई Cn माइनस तो एक्सेप्ट करता नहीं है। CO जो है ये गाइस, CO जो है अगर मैं मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड लूं तो CO हमारा क्या होगा, दिस इज अ पाई एसिड लिगेंड। ये CO को मैं पाई एसिड लिगेंड बोल सकता हूँ क्योंकि ये क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर। तो दिस इज द पाई एसिड लिगेंड, बट Cn माइनस इज नॉट एन पाई एसिड लिगेंड गाइस। तो इसका मतलब एक ये ऑप्शन आ गए। ऑल नेगेटिव लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल लिगेंड्स, भाई बिल्कुल बात सही है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो इसका मतलब कितना आंसर आ गया गाइस, 2 आ गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग 1 2 3 4 में लिखेंगे तो 2 आंसर आ गए, इसका 2 स्टेटमेंट सही है। आगे दिया हुआ अगला क्वेश्चन गाइस, अमंग द कंपाउंड्स बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, आइसोक्टेन एंड एंथ्रासीन, हाउ मेनी कैन बी प्योरिफाइड बाय सब्लिमेशन। तो देखो सब्लिमेशन क्या होता है गाइस, सबको पता ही होगा आप सबको कि सब्लिमेशन का मतलब होता है गाइस सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होना, गैस में। अब सोचो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग ये बोलेंगे जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो कैसी नेचर का होना चाहिए, वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। क्लियर, वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए भाई, तभी तो गैसेस में कन्वर्ट होगा। वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर बनते हैं। क्लियर, वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर बनते हैं गाइस। अब यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है, साथ साथ में इम्प्योरिटी भी आएगी, तो इम्प्योरिटी हम लोग बोलना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब्लिमेशन से ये प्योरीफाई कर रहे हैं चीज को, तो इम्प्योरिटी हम लोग को रखनी पड़ेगी नॉन वोलेटाइल। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि नॉन वोलेटाइल होगी तो इसके वेपर नहीं बनेगा, तो यहाँ से प्योर सब्सटेंस बनेगा। तो हमें तो नॉन वोलेटाइल का कुछ नहीं करना, हमें क्या देखना है, बस हमें ये देखना है कि सब्सटेंस जो है वो सॉलिड होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्ट गैस को ही बोलते हैं। तो बेंजीन तो हमारा लिक्विड होता है गाइस, CCl4 भी लिक्विड सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। नेप्थलीन हमारा सॉलिड होता है, तो पहला आंसर तो ये आ गया नेप्थलीन। बेंजोइक एसिड रूम टेम्परेचर पे गाइस सॉलिड होता है, बिकॉज इसकी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। आइसोक्टेन तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ कलरलेस लिक्विड, आप सबको पता ही होगा, इट इज अ कलरलेस लिक्विड गाइस। इसका पेट्रोल के जैसा स्मेल होता है, तो ये आइसोक्टेन है। मिलावट करने के लिए इसको मिलाया जाता है पेट्रोल के अंदर, अगर मिलावट करनी है गाइस तो इस आइसोक्टेन को भी मिलाया जाता है पेट्रोल में मिलावट करने के लिए। क्लियर, क्योंकि इसकी खुशबू जो होती है वो पेट्रोल के जैसी होती है, तो पता नहीं चलता गाइस। ठीक है, अगला है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन गाइस सॉलिड कंपाउंड है, तो इसका मतलब 3 आंसर आ गए हमारा, 3 आ गए हमारे कंपाउंड्स, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 3 आ गया गाइस। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, Mg से Mg+2, Mg से Mg+2 aqueous 1 molar copper +2 से कॉपर, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज इतना, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 इज चेंज टू x मोलर गाइस, द सेल पोटेंशियल चेंजेस टू 2.67 वोल्ट एट 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ x इज। तो x का वैल्यू अपन को बताना है गाइस। देखो भाई, अब इसमें जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग अपन ई नॉट सेल, यहाँ पर नस्ट इक्वेशन तो लगनी है, उतना तो दिख ही रहा है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर ले, देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करें क्या, है ना। मेन डाउट ये आता है कि करें क्या। अब देखो Mg से Mg+2 इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे देखें तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा, बिल्कुल सही है। तो Mg से गाइस Mg+2 बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और कॉपर +2 उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में रिड्यूस हो रहा है, कॉपर सॉलिड में रिड्यूस हो रहा है। क्लियर, अब क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम लोग रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं गाइस, Mg+2 से Mg+2 गाइस प्लस का Cu। अब मैं यहाँ पर जो Mg का कंसंट्रेशन है ना गाइस, Mg सॉलिड है यहाँ तो, ठीक है ना, तो हमें तो +2 ये Mg का कंसंट्रेशन है यहाँ पर x मोलर ले लो, कि उसने क्या बोला 1 से किस में चेंज हुआ, x में, और कॉपर +2 का कितना है 1 है भाई। तो अब आपने फॉर्मूला देखा होगा, आपने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया कि गाइस वो E=E0 सेल, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस का RT/NF log Q, ठीक है, सॉरी LN Q, LN आएगा यहाँ पे, नेचुरल लॉग Q। Q क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या, अगर इसका मैं Q निकाल लूँ तो ये होगा Mg+2 अपॉन कॉपर +2, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर x आ गया गाइस, Q इक्वल टू x आ गया। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, कितनी हो जाएगी भाई 2.67, ई सेल दिया हुआ है अपने को, 2.7 E0 सेल दिया हुआ है गाइस, माइनस का RT अपॉन NF ln x। यहाँ पर इसको माइनस करूंगा तो माइनस का 0.03 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का RT/NF ln x
माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो गया भाई 0.03 इंटू का NF अपॉन RT इक्वल टू LNX गाइस। तो देखो इसने F/R का वैल्यू दे दी 11,500, इसका मतलब 0.03 इंटू एन कितना हो जाएगा गाइस 2 इंटू F/R इसने दे दिया 11,500 गाइस अपॉन टी नीचे कितना आ जाएगा 300 इक्वल टू LNX। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ तक जिसने दे रखे देखो जैसे LN10 का इसने वैल्यू दे रखा है 2.303, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देख लेना, और ये रिलेशन जरूर यूज होगा तभी इसने क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी गाइस। क्लियर? अब तो सिंपल मैथ से आप कर ही लोगे। चलिए आगे इसने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, FeO एक रिएक्शन दिया है, FeO सॉलिड है भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि ये क्या कर रहा होगा रिड्यूस कर रहा होगा गाइस, ठीक है ना, ये क्या कर रहा होगा रिड्यूस कर रहा होगा। तो देखो इसने आयरन ऑक्साइड को किस में रिड्यूस कर दिया आयरन में, और CO जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? इसने Kp दे दिया इस रिएक्शन का गाइस इतना, इसने बोला व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 रिस्पेक्टिवली एट 1050 केल्विन इफ द इनिशियल प्रेशर आर इतना एंड इतना। ओके इसने CO का इनिशियल प्रेशर गाइस दे दिया है टाइम 0 पर 1.4 और CO2 को इसने दे दिया 0.8। क्लियर? अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि रिएक्शन जा कहाँ पे रही है, फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोग को इनिशियल पीरियड में रिएक्टेंट का मोल भी दे रखा है गाइस, प्रोडक्ट का भी दे रखा है, तो हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। तो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि रिएक्शन जो है हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ जाएगी, तो वहाँ पे फिर हम लोग रिएक्शन कोशेंट का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेगा गाइस QP निकालेगी। QP क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो 0.8 अपॉन कितना हो गया 1.4, तो यहाँ से इसको करते हैं हम लोग 4/7, 4/7 कितना हो गया ये गाइस 0.75 उसके बाद 5 बच गया 7/7 14.57 आ गया गाइस। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो QP है गाइस वो ग्रेटर देन होगा KP से, और आपको पता ही है जब QP KP से ज़्यादा बड़ा है इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी बैकवर्ड जाएगी गाइस, रिएक्शन कहाँ जाएगी बैकवर्ड जाएगी। क्लियर? रिएक्शन कहाँ जाएगी गाइस बैकवर्ड जाएगी बेटा, ठीक है इतनी बात क्लियर है बेटा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यहाँ तक समझ आया। अब बैकवर्ड जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ देखना, मैं इसको थोड़ा सा मिटो रहा हूँ यहाँ से भाई, इतना मैंने आपको बता दिया है कि बैकवर्ड क्यों गई, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा बोल देता तो आप लोग को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इसको करके दिखा दिया यहाँ पर। मैं सीधा भी बोल सकता था कि भी बैकवर्ड जाएगी यहाँ पर, बट उसमें क्या फ़ायदा नहीं था फिर। क्लियर? तो देखना भाई इधर, तो बैकवर्ड जाएगी हमें पता चला भाई, ठीक है रिएक्शन बैकवर्ड जा रही, तो इसका मतलब क्या हुआ अब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे गाइस क्या होने वाला है, इसमें से 0.8 में से अगर मैं P प्रेशर घटा दूं तो यहाँ पे 1.4 में P ऐड करूंगा। क्लियर? बस अब मुझे KP दे रखा है गाइस 0.265 और मुझे क्या करना है 0.265 KP दे दिया, अब मेरे को क्या करना है भाई यहाँ पर क्या लगाना है, रिएक्टेंट इस बार ये है प्रोडक्ट ये है गाइस, तो क्या लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्लियर? कर दो भाई 0.265 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना है गाइस 1.4 प्लस का P और नीचे कितना आएगा 0.8 माइनस का P। बस आप सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद आंसर निकल जाएगा आपका। P एक बार निकल गया तो आप CO और CO2 का प्रेशर निकाल लेंगे। क्लियर? इतना क्लियर है अभी? चलिए अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस A एंड B ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 36 एंड 64 आर इन द रेशो। क्लियर? ओके भी देखना, तो 36 एंड 64 यहाँ पर रेशो दे रखा है इसने, तो बस कुछ नहीं है आर अपने को पता है कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन या डिफ्यूजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास होता है गाइस। तो आर ए अपॉन आर बी क्या होगा इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस बी अपॉन मोलर मास ऑफ गैस ए, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गाइस। तो आर ए अपॉन आर बी, अब इसने बी का मास कितना दिया हुआ है गाइस 64, ए का मास है 36, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 8/6, 8/6 लिख सकता हूँ, इसका मतलब 4/3। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन आ गया गाइस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस XeF2
XeF4 एंड XeF6 में अपने को लोन पेयर बताने बहुत सिंपल है। XeF2 में कितने हो गए भाई, हाइब्रिडाइजेशन इसके हो गया sp3d, तो 2 फ्लोरीन यहाँ लगे हो गए, 3 लोन पेयर इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे हो गए अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेगे 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर वाला देख लो पहला ऑप्शन कौन सा है, डी है, तो डी हमारा ऑप्शन आ गया गाइस। ये देखो फर्स्ट में 3 आने थे, किसी में भी 3 नहीं है, तो पहला ही आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अपन को दिया हुआ है गाइस एक कंपाउंड, क्लियर, सुंदर सा कंपाउंड दिया हुआ है भी, क्लियर। अब यहाँ पर लगा है CHO एल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं अपन कंसंट्रेटेड NaOH। फटाफट से बता दो कौन सी रिएक्शन है गाइस, देखते क्वेश्चन को माइंड में भी को क्लियर आना चाहिए यार ये कौन सी रिएक्शन है, तो मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, दिस इज द कैनिजारोस रिएक्शन गाइस, ये कैनिजारो रिएक्शन है। अगर यहाँ पर ये डाइल्यूट NaOH लिख देता तो फिर इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया तो दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन। और अगर कैनिजारो रिएक्शन है तो आपको पता ही होगा कि इस वाला ये जो कार्बनिक कंपाउंड है इसका हम लोग बनाते हैं अल्कोहल, OH बनता है, और ये जो एल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर Na तो कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा CONa, तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म करने की जरूरत ही नहीं है गाइस, नेम रिएक्शन का फायदा यही है अगर आपको आती है अच्छी तरह तो आपको मैकेनिज्म बनाने का जरूरत ही नहीं है भैया। क्लियर। ओके 16 क्वेश्चन अच्छा रह गया, 16 क्वेश्चन मैं एक बार आपको बता देता हूँ गाइस, आई थिंक स्लाइड में रह गया भाई डालना, 1 मिनट मैं आपको 16 क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। भाई देखो 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना, ठीक है, एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना। तो इसने सेकंड ऑर्बिट का दे दिया E2, इसने दे दिया माइनस का 328 किलो जूल पर मोल। क्लियर। इसने पूछा है एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट। क्लियर, बड़ा सिंपल है यार, तो सिंपल NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे करेंगे भाई, E2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन N2 है तो 2 का स्क्वेयर 4 हो गया गाइस। E4 में लिख दूंगा क्या, माइनस का 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन कितना हो गया यहाँ पर 16। क्लियर है। अब ये किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है गाइस, ये किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होती है, ठीक है ना, इसकी यूनिट। अब यहाँ पर E2 कितना है, माइनस का 328, ठीक है, इसको डिवाइड कर दूँ अपॉन E4 से, तो देखना कितना हो जाएगा, माइनस ये तो कट जाएगा आपस में, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 16/4 आ गया गाइस, 16/4 का मतलब 4, तो E4 अपना आ गया गाइस माइनस का 328 अपॉन कितना 4, कितना आ गया 8 4 द 32, 4 टू द 8, माइनस का 82 किलो जूल पर मोल। तो आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे माइनस का 82 किलो जूल पर मोल, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर रहा होगा गाइस, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन भाई, देखना इसने दिया हुआ है इनमें से कौन सा HNO3 का करेक्ट नहीं है, तो बेटा यहाँ पे तो आरबी ट्रिक लगाओ, ठीक है, आपको बताया था आरबी ट्रिक ऑफ किसकी, HNO3 की, ठीक है। आपको क्या बताया था आरबी ट्रिक ऑफ HNO3 में भाई, 2 टाइप के आपको मैंने बताए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी एलिमेंट्स मैंने डिवाइड कर दिए। ग्रुप ए में वो एलिमेंट्स है जो कि अबव हाइड्रोजन है गाइस, एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन, एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन। और ग्रुप बी में कौन से एलिमेंट डाले मैंने, एलिमेंट्स जो कि बिलो हाइड्रोजन। अब ये किस में देख रहा हूँ मैं, अबव हाइड्रोजन बिलो हाइड्रोजन भाई, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो भाई, जो कॉपर है भाई वो तो बिलो हाइड्रोजन है, अब बिलो हाइड्रोजन का फंडा क्या है भाई, ग्रुप बी का फंडा क्या है, अगर डाइल्यूट आता है तो डाइल्यूट HNO3 अगर यूज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि NO निकलेगा गैस। क्लियर। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं तो हम लोग बोलते हैं NO2 निकलता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो भाई क्या निकला, NO निकला, इसने डाइल्यूट यूज करा, देखो HNO3 के आगे डाइल्यूट लिखा है तो NO निकला, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो सही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्लियर, इसने बोला जो कि नोट करेक्ट है। अब जिंक देखो, जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है, ऊपर आता है तो ऊपर वाले का फंडा देख लो भाई, ऊपर वाले का फंडा क्या है, इसमें फंडा क्या है कि अगर वेरी डाइल्यूट लिखते हैं हम लोग, वेरी डाइल्यूट
तो वेरी डाइल्यूट में याद रखना गाइस NH3 निकलता है हमेशा, बट ये NH3 का हम लोग क्या बनाए थे गाइस, नाइट्रेट बनाना है आपको, इस NH3 का क्या बनाना है, नाइट्रेट बनाना है हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो जिंक के साथ इसने क्या निकाली हुई है, NO गैस तो निकलती नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा, तो यही आंसर आएगा। तो आरबी ट्रिक से आपका काम बिल्कुल मस्त। इनऑर्गेनिक तो मैंने आपको बोला था लिख के ले लो, जितनी ट्रिक्स बताऊंगा सारे क्वेश्चन निकलेंगे लगभग, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा, रिएक्शन को। क्लियर। चलिए भी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ए इज मोर स्टेबल देन बी, भाई इनमें से बताना है अपन को ए किस में ज़्यादा स्टेबल है किस में नहीं। पहला देखे तो पहले में तो नहीं है, क्यों, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाओगे तब भी इसमें ज़्यादा इसमें कम है, तो इसका मतलब ये तो बी ज़्यादा स्टेबल हो गया। दूसरे वाले में देखे स्टेरिक क्राउडिंग, मतलब उसका ले ले, स्टेरिक एंगल का भी केस ले तो बी, हेक्सागन में स्टेरिक एंगल क्या होता है, स्टेरिक कम होता है भाई, ठीक है ना। और इसमें 3 वाले में ज़्यादा होता है भाई, तो ये 6 वाला ज़्यादा स्टेबल है भाई, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर। सी वाला ऑप्शन देखे तो बी के अंदर क्या है भाई, बेटा बी के अंदर क्या रेजोनेंस आ रहा है, तो बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ए के अंदर रेजोनेंस है नहीं। क्लियर। डी के अंदर देखे तो डी के अंदर देखे तो पहले वाले ऑप्शन के अंदर क्या है, रेजोनेंस है, दूसरे वाले के अंदर नहीं है। इसका मतलब इसने बोला था कि ए ऐसा पेयर ढूंढो जिसमें ए ज़्यादा स्टेबल है, तो डी ऑप्शन हमारा आगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिलिकेट कंपाउंड बेराइल, ठीक है भाई, इसने कंपाउंड देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखना भाई चुटकियों में आंसर आएगा बड़ा। आप इसमें ना मेटल वाले पार्ट को अलग कर लिया करो और सिंपल इतना लिख लो Si6O18, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सब फॉर्मूले में सिलिकॉन और ऑक्सीजन आते हैं, और यहाँ पर ऊपर कितना चार्ज है भाई, 3 और 2 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6, तो -6 का चार्ज ऊपर लगा दिया। क्या इसको ऐसे लिख लूँ मैं SI, अब देखना यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, SI एक मिनट NO3N, 6×3 = 18 होता है ना, SiNO3N, और ऊपर कितना हो जाएगा, 6 चार्ज है ना, तो N को कितना लिया हमने, N कितना लिया हमने 6, तो माइनस का 2N, देखो भाई यहाँ पर कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ पर Si6O18 है ना, तो एक मिनट इसको हम लोग ऐसे भी तो लेते हैं ना, अगर मैं N को 3 मान लूँ तो Si2N हो गया, और O कितना हो गया गाइस 3 अगर मान लूँ तो O 6N हो गया गाइस। क्लियर। और यहाँ पर 2 × N, बिल्कुल देखो परफेक्ट बन रहे हैं, तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ SiON, और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना लिख दूँ मैं गाइस, कितना लिख दूँ, SI कितने हैं 6 है ना, तो ब्रैकेट में मैं कितना लिख दूँ बताओ, यहाँ पर कितना लिख दूँ, इसको मैं Si2N लिखूँगा, इसको 2N लिखूँगा, इसको ऑक्सीजन को N लिखूँगा, और यहाँ पर क्या कर दूँगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूँगा बेसिकली, मतलब इसको इस तरह से भी छोड़ो यार, आप इसको सिंपल ही देखो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी हो रहा हूँ। तो इसमें देखो सिंपल सा फंडा है बस कि Si6O18 6 माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर इसमें मैं 6 कॉमन निकाल दूँ, इसमें से मैं 6 कॉमन निकाल दूँ, तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा लगभग कि SiNO3N, और ऊपर मैंने क्या लगा दिया, माइनस का N। क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला अपना साइक्लिक सिलिकेट का होता है गाइस, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो अच्छी तरह सिलिकेट को, तो साइक्लिक सिलिकेट का फॉर्मूला है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा साइक्लिक सिलिकेट। क्लियर। चलिए भी अगला क्वेश्चन है गाइस 12वां, द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली 23, 24, 25, 26। देखो भी वेनेडियम का होता है अपना तो 23 गाइस, तो वेनेडियम प्लस, इसने सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने के लिए बोली है, मतलब पहले तो तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद जो तुम्हारी कैटायनिक फॉर्म बनेगी उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो तुम्हारा होगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वेनेडियम प्लस का निकालूं तो कितना होगा, 4s2 3d3 होता है भाई, तो ये रह जाएगा 4s1 3d3। क्रोमियम प्लस में करूं तो ये एक्सेप्शनल वैसे ही है, 4s1 3d5 होता है, तो यहाँ पर 4s0 3d5 हो गया। क्लियर। अच्छा उसके बाद कौन है भाई मैदान में, Mn है, Mn प्लस करूंगा तो इसका क्या होगा 4s1 3d5, और आयरन करूंगा तो इसका कितना होगा भाई 4s1 3d6। क्लियर। अब सेकंड अगर इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो आपको दिख ही रहा होगा ये स्टेबल है भैया, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना तांडव मचने के ऊपर है, ठीक है ना, तांडव हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना, ये हाफ फील्ड पे भैया तांडव हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है भैया, ऐसा मान लो तुम
हाफ फील्ड मतलब स्टेबिलिटी के, तुम ऐसे बंदे के मुंह से निवाला छीन रहे हो भैया जो ताकतवर है, अगर उसने गलती से भी उसको गुस्सा चढ़ गया तो उड़ा देगा तुम्हें, ठीक है। तो तुमने मूवी देखी है ना फोर्स मूवी, उसमें डायलॉग होता है फ्रांसिस के मुंह से, फ्रांसिस के हाथ से माल निकालना है भैया, बच्चे को दूध नहीं पिलाना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्लियर। तो वैसे ही तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया। अरे इसने क्लोरीन कहाँ से दे दिया, मिस प्रिंट हो गया गाइस, क्रोमियम आएगा यहाँ पर, क्लोरीन नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा ये, क्लियर। ओके देखना भाई क्वेश्चन 11, इसने दिया हुआ है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, भाई इसने बता दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है फर्स्ट ऑर्डर है भाई, मान लिया हमने। इसने दिया 0.8 से 0.4 हुआ कितने मिनट में भैया, 15 मिनट में हुआ, कितना कितना परसेंट ये खत्म हुआ, 50% हम लोग बोले खत्म हुआ, इसका मतलब 50% खत्म हुआ, तो इसका मतलब हाफ लाइफ इसको इसने कितनी दे दी हमें, 15 मिनट। अब देखना यहाँ पर आपको जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, सिंपल अपने पास कॉन्सेप्ट तो है ही कि हम लोग सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल ले, के निकाल ले, उसके बाद के पुट कर दे, टी आ जाएगा। डायरेक्ट बताता हूँ तरीका और भी जबरदस्त, चुटकियों में निकलेगा, कैसे, टाइम का शॉर्टकट। अब देखना यहाँ पर आरबी ट्रिक, टाइम की आरबी ट्रिक देखना भाई क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, इसने बोला इसके लिए टाइम निकालना जब 0.1 से 0.025 जाएगी, तो 0.1 का अगर मैं 50% लूंगा इस, तो कितना होगा 0.05, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या टाइम लगोगे, टी हाफ। अब 0.05 का अगर मैं 50% फिर कर दूं तो ये बनेगा 0.025 बनेगा भी, इसमें भी बेटा कितना होगा टी हाफ। अच्छा इसने बोला कि 0.1 से 0.025 बनाने मतलब कितने हाफ लग रहे तुम्हें, 2t हाफ लग रहे, और 2t हाफ तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2t हाफ तुम्हारा किसके, ये 2t हाफ है, और टी हाफ इसने कितना दिया हुआ है 15 मिनट, तो 2t हाफ कितना हो गया 30 मिनट, तो सीधा आंसर आ गया 30 मिनट बेटा, क्लियर। क्लियर है, डायरेक्ट ट्रिक, ठीक है ना, क्लियर भाई, देखना बहुत बहुत सिंपल है अभी। अगला क्वेश्चन है गाइस, Cn माइनस सॉल्यूशन यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल, तो भाई आपको पता ही होगा साइनाइड प्रोसेस होता है, साइनाइड प्रोसेस में हम लोग सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटलर्जी का, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर आएगा और लगा दिया, ठीक। कितना टाइम हो गया भाई सॉल्व करते हुए, अरे देखो भाई आधा घंटा हो गया, हम तो 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए गाइस, 10वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं आधे घंटे में, सिर्फ स्पीड देख रहे हो भाई, मजा आ गया भाई मजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना भाई, 1 मोल ऑफ इक्विवोलेंट मिक्सचर ऑफ Fe2C2O4 whole thrice and FeC2O4 requires X moles of KMnO4 in acidic medium। भाई देखो KMnO4 अपन को सबको पता होगा, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ में इसने एसिडिक मीडियम बता के इतनी भी मेहरबानी कर दी कि आपको सबको पता है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 +7 से किस में कन्वर्ट होता है, +2 में। ये तो यार रटा होना चाहिए, तो पता होना चाहिए आपको सबको, ठीक है। अगर आपने 2 साल मेहनत करी तो आपको पता होगा कि एसिडिक मीडियम में +7 से +2 पे जाता है Mn। तो बस कुछ नहीं करना, अब अपन को क्या करना है यहाँ पर, ये रिएक्शन तो बड़ी फेमस है यार C2O4 वाली, ठीक है ना, थ्राइस, इसके साथ कौन जुड़ा है भाई KMnO4 जुड़ा है, ठीक है ना, या आप इसको MnO4 माइनस भी लिख सकते हो, और यहाँ से क्या बनेगा गाइस सीधा बता देते हैं, Fe+3 बनेगा, ठीक है, बैलेंस बाद में कर लेंगे, Fe+3, ठीक है ना, प्लस का C2O4 आप याद रखना हमेशा CO2 की फॉर्म में बनता है, तो 6 कार्बन है 6 CO2 लग जाएगा, तो यहाँ पर भी लगा ही लो या चिपका ही लो, ठीक है, क्लियर गाइस। और साथ में क्या बनेगा भाई Mn+2 बनेगा, और साथ में वाटर बनेगा, रिएक्शन बैलेंस कर लेना, मैं सीधा इसका एन फैक्टर लिख देता हूँ, आप बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर आयरन +3 में, कार्बन भी +3 में, इसका एन फैक्टर जो आएगा गाइस दोनों के लिए एक ही आएगा 6, आप बैलेंस करके एन फैक्टर निकाल सकते हैं यार, बड़ा सिंपल है, ठीक है। FeC2O4 ये भी KMnO4 से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखो एक दिक्कत यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा इसमें जरूर, कि यहाँ पर भी किस में कन्वर्ट होगा Fe+3 में, C2O4 किस में कन्वर्ट होगा CO2 में, KMnO4 मतलब MnO4 किस में कन्वर्ट होगा Mn+2 में, और एक वाटर का मॉलिक्यूल भी बनेगा, क्लियर। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आयरन यहाँ पर +2 स्टेट में है गाइस, और C2O4 में कार्बन +3 में है, तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड में 2 एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है, तो एन फैक्टर भी ऐड करेंगे। तो आयरन के रिस्पेक्ट में देखो Fe+2 से Fe+3 एक का चेंज आया, एक एटम है, तो इसके रिस्पेक्ट में एन फैक्टर कितना आ गया 1। कार्बन +3 से किस में जा रहा है +4 में जा रहा है गाइस, एक का चेंज आया बट 2 एटम है तो 2, तो यहाँ पर एन फैक्टर इस पूरे मॉलिक्यूल का कितना आ गया 3,
बस अब उसके बाद कुछ नहीं करना, उठा के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। भाई ग्राम इक्विवेलेंट लोग क्या बोलते हैं, हर किसी के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O4 होल थ्राइस प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 गाइस। क्लियर। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला क्या लगाएगा यहाँ पे, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल तो अपन को भैया निकालने हैं और एन फैक्टर अपने को पता है 5 हो गया। इसमें देखो इसने 1 मोल दिया है मिक्सचर का और इक्विमोलर मिक्सचर बोल दिया, मतलब 0.5 मोल लेंगे तो इसका एन फैक्टर कितना है, अभी पहले वाले का 6 है, 6 इंटू का हाफ, 6 इंटू हाफ, 0.5 को हाफ लिख सकता हूँ ना, तो 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया भाई, इसका एन फैक्टर 3 था, 3 इंटू हाफ 1.5, तो 3 और हाफ 1.5 मतलब 4.5 बन गया यहाँ पर। तो 4.5 यहाँ पर बन गया गाइस, यहाँ पे n इंटू 5 है तो ये 0.9 आ गया भाई। 4.5 डिवाइडेड बाई 5 आएगा तो 0.9 आ गया। कैलकुलेशन भी हमने माइंड में ही कर ली भाई। ठीक है, अगला देखना। क्लियर। देखो भाई निकल जेड इक्वल टू 28 कंबाइंस विद यूनि नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड। भाई देखो इसने अपन को ऐसा दिया हुआ है NiL4 2-। इसने बोला कि ये लिगेंड 4 है, 4 नंबर में लिगेंड है भाई, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं और मोनोडेंटेड है। और इसने बोला यूनि नेगेटिव, मतलब ये लिगेंड जो है यहाँ पर क्या है, ये सिंगल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, तो यहाँ से निकल का अपन ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल सकते हैं, इसके बेसिस पे कितना आएगा, 4 माइनस का तो निकल +2 में आ गया। इस निकल +2 में मतलब 3D8। अब इसने बोला डाया मैग्नेटिक है, इसने क्या बोला, डाया मैग्नेटिक, तो पहले तो D8 भरते हैं भाई। D8 कैसे भरे, 1 2 3 4 5, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग 6 7 8। अब इसने बोला डाया मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर होने चाहिए, क्योंकि इसने बोल दिया ना डाया मैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक मतलब ये भी पेयर होनी चाहिए। और पेयरिंग कब होती है, जब ये लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो बेटा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP2 और डायमैग्नेटिक कारण 0 इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अनपेयर्ड। तो इसमें मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ गया इसमें। क्लियर है भाई, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। क्लियर, ओके जी। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम इफ इट क्रिस्टलाइजेस एज BCC। ठीक है, देखना भाई BCC के अंदर अपन को पता है यार कि एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं भाई, 2 एटम होते हैं। ठीक है, इसने बोला क्या कि 39 ग्राम में कितने होते हैं, 39 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 1 मोल, 1 मोल हो गया। 1 मोल में कितने एटम होते हैं, Na एटम होते हैं। इस Na को इसने क्या ले लिया भाई, N मान लिया। तो इसने बोला कि BCC में अब 2 एटम से एक है, तो एक से कितना होगा, 2 से क्या बन रहा है, 1 यूनिट सेल बन रहा है। 2 एटम से, 1 एटम से कितना होगा, हाफ यूनिट सेल हो गया। N एटम से कितना हो गया, N/2 हो गया। तो आंसर कितना आ गया अपना, N/2 आ गया। क्लियर है, मजा आ गया भाई। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसने बोला मैच द रिएक्शंस गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद प्रोसेस या प्रोडक्ट्स इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द प्रॉपर कोड ऑफ चॉइस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन एट द एंड। ओके, तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है भाई, यहाँ पर इसने ABCD के साथ साथ कुछ मैच करने के लिए भी बोल रखा है भाई। देखिए एक बार क्या सीन है। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है यार ये, 6th। देखते हुए 6th में क्या है। ओके, इसने P में दे दिया कास्नर केल्नर सेल, B में दिया इसने, Q में दिया ब्लीचिंग पाउडर, R में दिया बेटा सॉल्वे प्रोसेस और S में दिया इसने डाउन्स सेल। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं सॉल्वे प्रोसेस तो यार अपन ने पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा था, और सॉल्वे प्रोसेस अपने को D दिख रहा है। दिस इज द सॉल्वे प्रोसेस गाइस, ये सॉल्वे प्रोसेस होता है। तो सॉल्वे प्रोसेस हो गया, तो इसका मतलब डी का तो क्या आएगा भाई बेटा, सॉल्वे प्रोसेस किस पे है, आर पे है, तो डी का आर, ये तो फाइनल है, ये तो गारंटी है भैया, ये तो देखते ही आगे। और अगर आपको पता हो कि NaCl जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं जब NaCl का, तो Na+ और Cl- ये डाउन सेल के अंदर होता है, डाउन सेल। यहाँ पे जो सेल का नाम होता है वो क्या होता है, डाउन सेल। इसका मतलब जो ए है, ए का डाउन सेल आना चाहिए, तो डाउन सेल क्या है, ए का एस आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन को दिख रहा है यहाँ पर बेटा, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ए का एस है और डी का आर है, तो ये फाइनल है, तो ए ही अपना आंसर आ गया। क्लियर, बाकियों के बारे में पता नहीं भी है तो यार क्या करेंगे, एक तो मिल गया ना अपन को, उसी से आंसर आ गया। वैसे तो देखो डी से ही आ गया था आंसर, डी पे आर, देखो डी से आर एक ही पे है, तो डी पे आर एक ही पे, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही अपना आ गया था। क्लियर, एक से ही। आगे देखना गाइस, अगला क्वेश्चन है भाई देखो, तो बेटा यहाँ पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या है, तो आप लोगों ने अगर मेरा
मैंने जो मैराथन सीरीज स्टार्ट करी है बेटा, तो उसमें पहला ही चैप्टर मैंने टोटोमेरिज्म डाला है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए ताकि आपसे क्वेश्चन फटाफट से धड़ाधड़ होगा, ठीक है, धड़ाधड़ से होगा। तो अपन को बताना इसमें कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गए। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज का सिंपल सा फंडा क्या होता है कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज के अंदर ड्यूटेरियम उन हाइड्रोजन्स पे लगते हैं जो एसिडिक होते हैं, जितने एसिडिक हाइड्रोजन हो गए उतने ड्यूटेरियम लग जाएंगे। अब क्या यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है बेटा, आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन गाइस। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक है, यहाँ पर भी एक है। कितने डी में कन्वर्ट होगा भाई, यही क्या हो जाएगा, डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखना जरा बेटा, स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर ये थे, यहाँ पर डी लग गया बेटा, यहाँ पर डी लग गया, देखना, देख लो देख लो देख लो, यहाँ पर डी लग गया। दो बार ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुआ तो दो आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर, सीधा सा जवाब, नो बकवास, राइट, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए भाई देखना इधर, आईयूपीएससी ने बोला है भाई ऐसे क्वेश्चन यार मजे आते हैं इसको, इन टाइप के क्वेश्चन। तो आईयूपीएससी इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो नंबर फ्री के आते हैं यहाँ पर, देखना। तो ये अपन पहचान पा रहे हैं ये एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर और ओएच में तो भैया एस्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इसका, और एस्टर क्या होता है, हमारा टर्मिनल भी होता है, मतलब इसका जो कार्बन है इसको हम लोग काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मेंबर की चेन है बेटा ये। क्लियर, तो सबसे पहले क्या लिखेगा, ओ एच जो है वो क्या आ गया, ओ एच किस तरह यूज हो रहा है, किसकी तरह यूज हो रहा है, यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट की तरह यूज हो रहा है भाई, किसकी तरह यूज हो रहा है, सब्सटीट्यूएंट। तो सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर दो है बेटा, कौन कौन से, मिथाइल है, ओ एच है, और एक ये वाला भी है। अब आपको अगर बता दूं मैं, एस्टर का जो आईयूपीएससी नेम लिखते हैं बेटा, वो क्या लिखते हैं, अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट, ये एस्टर का आईयूपीएससी नेम है। इसमें एल्काइल जो होता है, एल्काइल वो वाला पार्ट होता है बेटा जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, ठीक है। इस बात को जरूर नोट कर लेंगे यार, क्योंकि बहुत बच्चों में दिक्कत रहती है, उनको पता तो होता है, उनको यही नहीं पता था अल्काइल पार्ट लेना कौन सा है, वो इसको मान लेते हैं अल्काइल पार्ट। अल्काइल पार्ट बेटा वो होगा जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, दिस इज द अल्काइल पार्ट, ये हमारा अल्काइल पार्ट है बेटा, ठीक है। अल्काइल पार्ट है तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे अपन, तो इथाइल आएगा। तो देखो इसने सारे ऑप्शन में सबसे पहले इथाइल दिया हुआ है, क्योंकि इसको तो पता ही है यार ये होता है, तो अपन भी सीख लिए, ठीक है। इथाइल आ गया भाई, चलो अब अल्केनोएट वाला पार्ट आ गया, इसमें सारी कलाकारी लगाएगी, इसमें कलाकारी लगाओ। अभी 4th पोजीशन पे OH है, 7th पोजीशन पे मिथाइल है, तो H पहले आता है या M पहले आता है, H पहले आता है, ऑब्वियसली बात है, तो 4th पोजीशन पे OH आना चाहिए। अरे ये तो चमत्कार कर दिए भैया NTA वाले, अरे तो इन्होंने तो यार 4 पोजीशन कहीं दी ही नहीं, ये तो सारे ऑप्शन में 2 और 1 दे रखा है भैया, ये कैसे कर दिया, ये 2 1 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा, ये यहाँ पर हमें तो पता है यार प्रिंटिंग गलत होगी, मिस प्रिंटिंग हो गया, बट अगर पेपर में ऐसा आ गया तो ये क्वेश्चन बोनस होगा, ठीक है ना। तो ये 4th पोजीशन पे आएगा, तो अब नाम तो यार आप लोग लिख ही लेंगे, इतने तो आप समझदार है ना कि नाम तो लिख ही लेंगे आप। तो क्वेश्चन क्या हो गया, बोनस हो गया बेटा, क्वेश्चन गलत हो गया ना, क्योंकि यार इसने तो चमत्कार कर दिया ना, इसने तो हाइड्रोक्सी को दूसरी और पहली पोजीशन पे बिठा दिया। अरे पॉसिबल ही नहीं है भैया, 4th पोजीशन पे आएगा तो 4th पे ही बिठाएगी। क्लियर, चलिए भाई आगे चलते। अगला क्वेश्चन है गाइस, इथाइलिन डाइब्रोमाइड ऑन हीटिंग विद मेटालिक सोडियम इन ईथर यील्ड्स। तो भैया ये तो सबको पता होना चाहिए, 2 ब्यूटीन देता है, कैसे देगा भाई, CH3CH, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Br चिपका दो, ठीक है ना। तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड हीटिंग करके सोडियम मेटल के साथ NaBr निकाल लेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ेगे गाइस, 2 मॉलिक्यूल अगर इसके जोड़ते हैं तो यहाँ से Br हटेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये 2 ब्यूटीन बन जाएगा गाइस। क्लियर, क्लियर है गाइस, 2 ब्यूटीन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अभी आगे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड फैक्ट्स ऑफ डी ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। इसने दिया डिस्पाइट हैविंग द, अच्छा इसने दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड फैक्ट्स ऑफ डी ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो इसने बोला ग्लूकोज के इनमें से कौन से रिएक्शंस और फैक्ट्स है जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं करे जाते, ठीक है। तो देखना भाई, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, भाई ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है, बिल्कुल होता है। ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड 2,4-DNP टेस्ट,
अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो टू शिफ्ट टेस्ट या 2,4-DNP टेस्ट होता है बेटा, 2,4-DNP टेस्ट वो एल्डिहाइड देते हैं, वो ग्रुप वो कंपाउंड्स देते हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड फ्री फॉर्म के अंदर होता है, जिनके अंदर एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, फ्री फॉर्म के अंदर। पर आपको पता ही है कि ग्लूकोज जो है वो जनरली किसमें करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या करता है, रहता है गाइस, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, ओपन चेन के अंदर नहीं रहता। किस में रहता है, साइक्लिक में रहता है ये, क्योंकि साइक्लिक में रहता है, जिसकी वजह से इसमें जो CHO ग्रुप होता है, वो CHO ग्रुप इसका क्या होता है, हेमी एसिटल बना लेता है गाइस, ठीक है ना, हेमी एसिटाइलेशन कर लेता है यहाँ पर ये। तो ये CHO फ्री नहीं रहता, अगर फ्री नहीं रहेगा तो ये शिफ्ट या 2,4-DNP टेस्ट देगा नहीं, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसने बोला ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। भाई जब CHO फ्री नहीं है तो फिर इसके साथ भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो NaHSO3 होता है ये भी CHO पर अटैक मारता है, इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा इसने दिया द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है जी, शोइंग द एब्सेंस ऑफ फ्री HO ग्रुप, फ्री CHO ग्रुप। तो भैया वही तो बता रहा है ये भी कि CHO ग्रुप फ्री है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो साइक्लिक में एग्जिस्ट करता है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब सारे ऑप्शन ठीक हो गए, डी ऑप्शन इसका आ गया। अगला था मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट अपन को बताना है रिएक्शन का कि जो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है इसी में कर देता हूँ मैं, ये OCH3 का प्लस एम इफेक्ट होगा बेटा, प्लस एम होगा तो ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लेके जाएगा इलेक्ट्रोफाइल को, और हमें पता है आउट ऑफ ऑर्थो पैरा, पैरा इज मोर स्टेबल बेटा, पैरा ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर, पैरा यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा। बट यहाँ पर किस्मत इतनी खराब थी कि पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक है बेटा, पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक होने की वजह से इस इलेक्ट्रोफाइल के पास मजबूरी है कि अब इसको किस पे जाना पड़ेगा, ऑर्थो पे जाना पड़ेगा। तो ऑर्थो पे देख लो किस पे जा रहा है, ऑर्थो पे सी ऑप्शन पे जा रहा है, तो सी हमारा आंसर आ गया बेटा, क्लियर। तो ये हमारा पेपर था बेटा, पूरा पेपर नंबर 12 था हमारा ये, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। और कितने टाइम में कर लिया है भाई, कितने टाइम में कर लिया, टाइम ऊपर देखे तो 41 मिनट में, पौने घंटे के अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया है, पेपर पूरा सॉल्व कर लिया 3 घंटे का। देख रहे हो, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं फटाफट से, अगर आपके नॉलेज अच्छे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे, तो देखो पौने घंटे में आपका पेपर सॉल्व हो गया, इतनी बढ़िया पेपर था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, ठीक है, जिसमें आप लोग मतलब बच्चे जनरली गलती करते हैं भाई, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। मस्त पेपर था भाई, एकदम मजा आ गया, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये बिल्कुल, अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छा समझ आता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप में से कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, बट कुछ बच्चे नहीं भी कर रहे। और बेटा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो बच्चे कमेंट्स में ये लिखते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर वो टारगेट करके ये बोलते हैं कि हमने तो चैनल इसीलिए ज्वाइन करा था या वीडियो हम लोग इसीलिए देखे कि हमें लगा आप वो वाला क्वेश्चन करवाएंगे, तो बेटा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि करवाना नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे इस बार भी क्या हुआ, 16 क्वेश्चन जो है वो हमारा रह गया बीच में, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा जब मैं फ्री होता हूँ। मैं इतना देखो शॉर्ट ही नहीं देता कि आपको एट ए टाइम बताऊंगा, हाँ, बट जब फ्री होगा तो आपको जरूर बता दूंगा उसका आंसर, क्लियर। बट ये है कि प्लीज़ एक तो ये चीज़ें ऐसे ना लिखे कि हम लोग सिर्फ यार एक ही क्वेश्चन को आप पॉइंट आउट करके बता रहे हो, सामने वाले टीचर की कमी निकाल रहे हो एक चीज़ को पॉइंट आउट करके, तो मेरे हिसाब से तो वो लॉजिकल नहीं बनता, ठीक है। अगर आपको इतना ही पसंद नहीं आता तो फिर आप चैनल किसी और का भी देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं आज के टाइम में, तो जरूरी थोड़ी आप मेरा ही देखो, आप औरों का भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा पसंद नहीं आता पढ़ाया हुआ तो आप किसी और को देख लीजिए, तो उसमें बुराई करने की क्या बात है। और एक आधा स्टूडेंट मैंने देखा, स्टूडेंट था, वो कौन था मुझे तो नहीं पता, ठीक है, बट उसने एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी हुई थी गाइस। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ ना करें, बिकॉज अगर आप स्टूडेंट और आप टीचर को एब्यूज़ कर रहे हैं ना, तो इससे ज़्यादा बड़ा पाप आप जिंदगी में कोई और कर ही नहीं सकते। बेटा जितनी गुरु से आपने शिक्षा ली है ना, सारी की सारी आपकी धरे की धरी रह जाएगी, ठीक है। जो बेटा अगर गुरु को गाली निकाल रहे हैं ना, गुरु को गाली देने की बात मतलब है कि आप अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो, ठीक है ना। गुरु आपका क्या है, माँ बाप ही है बेटा, माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा जरूर करा है, बट गुरु आपकी लाइफ में ना आपको मैनर से सिखाता है, आपको एटिकेट सिखाता है, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाता है। और अगर आप अपने गुरु को ही गाली दोगे ना, तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये सेम, ये एक
टाइम ऐसा है बेटा, ये चीज ऐसी है कि ये आपके पास दोहरा के आएगी कल को। इन केस गलती से अगर आप अपनी लाइफ में टीचर बन गए और आपको बच्चा गाली दे रहा है गाइस, तो आप उस टाइम पे कितना बुरा महसूस करोगे कि यार मैं इसका टीचर हूँ और ये स्टूडेंट मेरे को गाली दे रहा है, ठीक है। तो बेटा बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जब आप में से भी किसी ने ये यूट्यूब पर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करा तो मुझे एकदम से इतना अजीब लगा, मतलब मेरा पूरा एकदम मन खराब हो गया था यार, कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, रात भर जाग के मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी भी रात के 1:30 बज रहा है गाइस, 1:30 बजे मैंने आपको ये पेपर सॉल्व करवाया है आज, ठीक है। इसलिए करवाया है कि यार ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं, आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब पेपर 12 आएगा, कब हम लोग देखेंगे। तो जब यार मैं इतना आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और आप लोग उसको मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करके आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपको भैया नहीं देखना चैनल तो आप ना देखो ना, आपको किसी ने कहा है आप ना देखो यार, आप दूसरा चैनल देख लो, आप दूसरे टीचर को देख लो। अगर वो टीचर भी आपको ऐसे ही पढ़ाता मिलेगा आप उसको भी गाली दे देना, ठीक है ना। मतलब आप जहाँ से पढ़े उसको क्या आप गाली देते हो क्या टीचर को, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ ना करो, आप ये देखो कि आपके लिए मेहनत जब सामने वाला कर रहे हैं ना, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि आप एटलीस्ट उसके उसका उसका आपको नहीं समझ आता तो यार आप उसके लिए एटलीस्ट गलत ना बोलो, ठीक है ना। क्योंकि आप उसको गलत बोलोगे ना टीचर को, तो टीचर का मोटिवेशन टूट जाता है। क्योंकि कल को अगर ऐसा है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे तो मैं भी आगे से डालना छोड़ दूंगा यूट्यूब पर, फिर क्या करूंगा मैं डाल के, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, आप लोग तो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करते हैं, आप लोग गाली निकालते। तो भैया हम लोग ऐसे थोड़ी बैठे हैं, मेरे पास बहुत काम है, मैं वैसे ही बिजी रहता हूँ सारा दिन, ठीक है। तो मैं आगे से यूट्यूब पे आपके लिए नहीं डालूंगा। मैंने इसलिए डाला कि चलो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, आप लोग घर पे बैठे हैं, चलो आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाए, आप लोग घर पे बैठ के आपका प्रिपरेशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना सोच के आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और बदले में आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं ऐसा, तो बेटा ये चीज़ तो बर्दाश्त वाली लायक नहीं है, बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। तो प्लीज़ अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो इसको ना करें। और अगर आपका रियली आप पढ़ना चाहते हैं, रियली आपका पढ़ने का मन है और रियली आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए वीडियोस को। और जो मैराथन सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है उसको भी बहुत अच्छी तरह से देखना, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इन केस अगर आपको आते भी है तो बेटा इस कम टाइम में, इस शॉर्ट टाइम पे आपकी वो चीज़ें रिवाइज हो रही है, इससे बड़ी बात क्या है और। क्लियर। हमारे टाइम में तो यार टेक्नोलॉजी थी तो, बट हमारे पास तो डिवाइस ही नहीं होते थे। तो हम लोग तो क्या करते थे, हमारे पास तो मजबूरी थी कि हमें किताबों के अलावा कहीं जाना ही नहीं पड़ता था। क्योंकि हम लोग यूट्यूब तो था उस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब नहीं था, बूढ़े हो गए हम लोग, ठीक है। हमारे टाइम में था, बट हमारे टाइम में डिवाइस ही नहीं था। जब मेरे पास मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कुछ नहीं था, तो कहाँ से देखूंगा। तो उस टाइम पे टीचर ही एक सहारा दिखते, और टीचर की जो रिस्पेक्ट है ना बेटा आज तक है वो। आज तक भी मैं अपने टीचर, जिन टीचरों ने मेरे को पढ़ाया है ना, उनके आज तक भी मैं पैर छूता हूँ मिलने पे, ठीक है। चाहे आज मैं खुद टीचर बन गया हूँ, ठीक है, वो मुझे सर कह के बोलते हैं, मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि सर चाहे ज़िंदगी में कितना बड़ा आदमी बन जाऊँ, बट रहूँगा आपका शिष्य, आपका स्टूडेंट रहूँगा। और आप मुझे प्लीज़ सर ना बोले, आप मुझे मेरे नाम से बोले, कि आपसे बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप ना होते ना आज, तो मैं आज इस लेवल पे कभी पहुँच नहीं पाता, आज इस मतलब इतनी तरक्की ना कर पाता। तो मतलब वही है कि मेरा कनेक्शन ऐसा है बेटा कि मेरे जितने भी टीचर हैं मेरी लाइफ के, जिनसे मैंने पढ़ा 11th-12th के अंदर या कॉलेज के अंदर, मेरा सबसे बहुत अच्छा बॉन्डिंग और सबसे मेरा बात होता है। वो इसलिए होता है, मेरी नेचर ऐसी है, मैं सबके साथ मिल-जुल के रहता हूँ। प्लस मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से पढ़े हैं, जिनका मैं टीचर हूँ आज के टाइम में, मेरे स्टूडेंट पढ़ाए हुए आईआईटी से पढ़ रहे हैं बेटा, एम्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एमएमसी से पढ़ रहे हैं, दिल्ली में जो कॉलेज है, आईएमएस बीएचयू से पढ़ रहे हैं। तो बेटा वो सब रिगार्ड करते हैं बहुत ज़्यादा, आके पैर छूते हैं, क्योंकि मेरा काम मतलब मैंने एक उनको ऐसी आदत सिखाई है कि यार हम लोगों ने लाइफ में अपने टीचर्स के आज तक हम लोग पैर छूते हैं। तो यार आप लोग अगर छुएंगे तो उसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे। क्योंकि आप ये सोचिए, इस टीचर ने आपको पढ़ा के आपको इस काबिल बनाया कि आज आप लाइफ के ऐसे मोड़ पर खड़े हो, आप इतनी ऊंचाइयों को छू गए हो, कि वो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो आपके टीचर और आपकी मेहनत पे जाता है बेटा। कि टीचर ने आपको सही रास्ता दिखाया और आपने मेहनत करी और टीचर ने आपके साथ करी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना बेटा। क्लियर। चलिए, तो टाइम बहुत हो चुका है भाई, आज हम लोग इतना ही करते हैं बेटा। आपको 12 नंबर पेपर दे दिया है, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैराथन सीरीज भी आपको टाइमली मिलेगी। एक आधे दिन का गैप हो सकता है बेटा, 1-2 दिन का, ठीक है। और पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको जो भी डाउट्स हो गए आप मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करें, मैं जरूर उसका आंसर आपको भेजूंगा। क्लियर गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप सेफ इन योर होम गाइस, बिकॉज कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे तरक्की पे चल रहे हैं गाइस। तो प्लीज़ सेफ रहे, सिक्योर रहे, एंड गुड बाय गाइस, गुड नाइट, बाय गाइस।